दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आयरन मैन पार्ट 1 को। मूवी की शुरुआत में हमें टोनी स्टार्क के बारे में बताया जाता है। बहुत छोटी उम्र में मशहूर हथियार बनाने वाले हॉवर्ड स्टार्क के बेटे टोनी स्टार्क थे। टोनी स्टार्क ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही MIT से ग्रेजुएशन की थी और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े कारनामे किए थे। हॉवर्ड स्टार्क की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पार्टनर ने ही सारा काम संभाला और टोनी स्टार्क ने 21 साल की उम्र में ही अपने पिता की जगह ले ली और स्टार्क इंडस्ट्री के नए मालिक बन गए। और स्टेन के साथ ही मिलकर टोनी स्टार्क ने नए नए बड़े बड़े हथियार, आधुनिक हथियार बनाना चालू कर दिए। अब टोनी स्टार्क अपने हथियारों को बेचने के लिए अफगानिस्तान आया होता है। अब टोनी स्टार्क अपने हथियारों की टेस्टिंग अफगानी मिलिट्री को करके दिखाता है और यहाँ से इनके साथ निकल पड़ता है। बीच रास्ते में इन पे हमला हो जाता है और टोनी स्टार्क बचने के लिए एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। उसी वक्त उसी की कंपनी का एक मिसाइल आके उसके पास गिरता है और वो ब्लास्ट हो जाता है और वो ब्लास्ट होने के कारण मिसाइल के टुकड़े उसके सीने में घुस जाते हैं। जब आयरन मैन को होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा के अंदर पाता है। वहीं पर एक यिनसेन नाम का आदमी भी होता है। यिनसेन आयरन मैन को बताता है कि जो बम के टुकड़े तुम्हारे शरीर के अंदर घुसे हैं उसे मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है और जो बचे हुए टुकड़े हैं वो तुम्हारे शरीर के अंदर ही रहेंगे, उसे हम निकाल नहीं सकते, इसलिए वो तुम्हारे दिल के करीब बढ़ रहे हैं और जैसे दिल के पास पहुंचेंगे तुम्हारी मौत हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा दिया। इससे जो तुम्हारे दिल के पास बम के टुकड़े बढ़ रहे हैं वो अब नहीं बढ़ेंगे और तुम्हारी जान बची रहेगी। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक कार की बैटरी से चलता है। अब यहाँ पर एक अबू बकर नाम का आदमी आता है। वो उन दोनों से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे तुम्हारी मदद से हथियार बनाने हैं और मुझे एक जेरिको मिसाइल भी बनानी है। ये सब बातें यिनसेन टोनी स्टार्क को बताता है। दरअसल टोनी स्टार्क को इनकी बातें समझ में नहीं आती है और टोनी स्टार्क इनकी मिसाइल को बनाने के लिए मना कर देता है। फिर टोनी स्टार्क को बहुत टॉर्चर किया जाता है। फिर टोनी स्टार्क को पकड़ के गुफा के बाहर लाया जाता है और जब टोनी स्टार्क बाहर आता है तो वो देखता है कि उसी की इंडस्ट्री के काफी सारे अलग अलग मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स रखे हुए हैं। अबू बकर आयरन मैन को कहता है कि हमारे पास वो सारा सामान है जो जेरिको मिसाइल बनाने में लगेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द जेरिको मिसाइल बना के तैयार कर दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। आयरन मैन को ये बात पता थी, भाई मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी कर लूँ, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे लास्ट में मार ही देंगे। अब वो यिनसेन के साथ मिसाइल बनाना चालू कर देता है। दरअसल टोनी स्टार्क मिसाइल नहीं बना रहा होता है, वो अपने लिए एक आर्क रिएक्टर और एक आयरन सूट बना रहा होता है। अब यिनसेन और टोनी स्टार्क अपनी तैयारी में लग जाते हैं और वो कड़ी मेहनत करके लगभग आयरन सूट बना ही लेते हैं। इतने में उन लोगों को पता लग जाता है और यिनसेन अपनी जान पे खेल के इन लोगों के साथ लड़ता है। दरअसल टोनी स्टार्क के आयरन सूट की कुछ डाउनलोडिंग बाकी थी, अगर वो नहीं होती तो आयरन सूट काम नहीं करता, इसलिए यिनसेन अपनी जान पे खेल के उन लोगों से लड़ता है। इतने में टोनी स्टार्क अपना आयरन सूट तैयार कर लेता है और वो उन लोगों को खूब पीटता है। टोनी स्टार्क गुफा के बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर जितने भी आदमी खड़े थे वेपन लेके वो इस पे गोलियां धड़ाधड़ चलाना चालू कर देते हैं। अब टोनी स्टार्क अपने आयरन सूट के दोनों हाथों का यूज करके लोगों को जला देता है और वहाँ पर जितने भी उसकी इंडस्ट्री के बम पड़े थे, मिसाइल पड़ी थी, वहाँ पर आग लगा के वो उड़ जाता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो जगह तबाह हो जाती है। थोड़ी ऊपर उड़ने तक टोनी स्टार्क का आयरन सूट गिरने लगता है और वो एक रेगिस्तान में जाके गिरता है और आयरन सूट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब टोनी स्टार्क रेगिस्तान में थोड़ी दूर चलता है और उसका दोस्त जेम्स उसके हेलीकॉप्टर लेके आ जाता है और वो टोनी स्टार्क को बचा लेता है और वो टोनी स्टार्क को वापस लॉस वेगास लेके आ जाता है। टोनी स्टार्क लॉस वेगास आते ही एक कॉन्फ्रेंस रख लेता है और उस कॉन्फ्रेंस में वो सबके सामने कह देता है कि मैं स्टार्क इंडस्ट्री को अभी बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बनाए हुए बम किसी और को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और मैंने ही अपने सामने अपने सैनिकों को मरते हुए देखा। ये बात सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। टोनी स्टार्क को स्टेन ने बहुत समझाया पर वो नहीं माने और वो आर्क रिएक्टर पर काम करने लगे। अब टोनी स्टार्क अपने असिस्टेंट मतलब पेपर पॉट्स को बोलते हैं कि ये नया आर्क रिएक्टर मेरे अंदर लगा दो। पेपर पॉट्स बड़ी मुश्किल से टोनी स्टार्क के अंदर नया आर्क रिएक्टर लगा देती है। इधर टोनी स्टार्क ने अपना मार्क 2 आर्मर बना लिया था और वो उड़ने के लिए तैयार थे। टोनी स्टार्क अपने मार्क 2 को लेके हवाओं में उड़ने लगे और उनका मार्क 2 बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था और टोनी स्टार्क ने अपने मार्क 2 में AI सिस्टम को फिट कर दिया था, उसका नाम था जारविस। अब टोनी स्टार्क ने चांद मतलब मून को देखा और अपने जारविस से बोला कि चलो कितनी ऊंचाई तक अपन चल सकते हैं। जारविस ने कुछ हद तक ऊपर जाने के बाद टोनी स्टार्क को चेतावनी दे दी थी। टोनी स्टार्क नहीं माने और वो और ऊपर चलते रहे। इतने में उनका आयरन मार्क 2 आर्मर बंद हो गया। दरअसल उनका मार्क 2 आर्मर इतनी ऊपर स्पेस में नहीं जा सकता, इसलिए वो ठंड के कारण जम गया और वो तेजी से नीचे आने लगे। बाद में कुछ सेकंड पहले उनका सूट एक्टिवेट हो गया और वो बच गए। अब टोनी स्टार्क को पता था कि
मार्क 2 आर्मर इतना अच्छा नहीं है, इसलिए टोनी स्टार्क मार्क 3 को बनाने की तैयारी में लग गए। इस बार उन्होंने अपने मार्क 3 में लाल रंग की रॉड का यूज किया जिससे रफ्तार बढ़ सके। उसी रात न्यूज चैनल पर बता रहे होते हैं कि स्टेन ने एक पार्टी रखी हुई होती है जिसमें आयरन मैन को इनवाइट नहीं किया है और आयरन मैन उस पार्टी में पहुंच जाते हैं बिना बताए। टोनी स्टार्क को उस पार्टी में एक क्रिस्टीन नाम की रिपोर्टर मिलती है। वो टोनी स्टार्क को बताती है कि तुम्हारी इंडस्ट्री के मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स अभी भी बेचे जा रहे हैं और उससे लोगों को डराया, धमकाया और मारा जा रहा है। फिर टोनी स्टार्क बोलते हैं कि मैं उस कंपनी का मालिक हूँ, मेरी मर्जी के बगैर बॉम्ब और मिसाइल्स नहीं बेचे जा सकते। उसी रात न्यूज चैनल पे एक आदमी को बताया जा रहा था जिसका नाम था राजा और टोनी स्टार्क पहचान जाते हैं ये वही आदमी है जिसने टोनी स्टार्क को गुफा में कैद कर रखा था। फिर टोनी स्टार्क समझ जाता है कि ये लोग मरे नहीं थे, ये जिंदा हैं, ये लोगों को मार रहे हैं और धमका रहे हैं। फिर टोनी स्टार्क अपने मार्क 3 को पहन के उस जगह के लिए निकल जाता है जिस जगह पे ये लोग लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब टोनी स्टार्क अपने मार्क 3 को लेके उस जगह पे पहुंच जाता है जिस जगह पे टेररिस्ट लोगों को परेशान कर रहे हैं और वहाँ उन टेररिस्ट की बहुत धुलाई करता है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कुछ आतंकवादी लोगों को गन पॉइंट पे लिए हुए थे, अगर टोनी स्टार्क उन्हें मारता तो वो लोगों को मार देते। टोनी स्टार्क ने अपने एडवांस मार्क 3 का यूज करके आतंकवादियों को मार दिया। फिर टोनी स्टार्क जैसे ही उस जगह से उड़े दूसरी जगह जाने के लिए तो वहाँ पर उन्हें एक तोप का गोला पड़ता है और टोनी स्टार्क थोड़े डैमेज हो जाते हैं। फिर टोनी स्टार्क हिम्मत करके उठते हैं और वो अपने आर्मर से एक छोटी सी पिचकारी छोड़ते हैं और वो पूरा टैंक तबाह हो जाता है। फिर टोनी स्टार्क थोड़ी ऊपर उड़ते हैं और वो अपने ही इंडस्ट्री के मिसाइल्स देखते हैं और उन पे निशाना लगा के उन्हें भी तबाह कर देते हैं। वहाँ से जब टोनी स्टार्क निकल रहा था तो कैलिफोर्निया के मिलिट्री बेस को ये लगा कि कोई दुश्मनी ऑब्जेक्ट हमारे रडार में शो हो रहा है, इसलिए उन्होंने विमान भेज दिए, फाइटर जेट भेज दिए उससे लड़ने के लिए। फिर टोनी स्टार्क ने वहाँ पर मौजूद उसके दोस्त जेम्स को बोला कि वो मैं ही हूँ। बाद में सब ठीक हो गया। वहीं सीन शिफ्ट होता है राजा के पास। राजा एक मीटिंग करने आया होता है और उससे मीटिंग करने आया होता है स्टेन। यहाँ पर हमको पता चलता है कि स्टेन ही है जो स्टार्क इंडस्ट्री के मिसाइल इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट करवा रहा है। यहाँ पर स्टेन राजा का बनाया हुआ हथियार देखने के लिए आया होता है और वो धोखे से राजा को भी मार देता है और राजा का बनाया हुआ हथियार लेके भाग जाता है। और ये हथियार और कोई नहीं, आयरन मैन ने जिस गुफा में मार्क 1 को बनाया था वो होता है। राजा ने इसको फिर से रिबिल्ड करके ये बनाया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम टोनी स्टार्क को देखते हैं, वो पेपर पॉट्स को एक पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि तुम कंपनी जाओ और कंपनी का जितना भी डाटा है वो सारा डाटा इस पेन ड्राइव में डाउनलोड करके ले आओ। इससे हमें पता चल जाएगा कि इस इलीगल काम के पीछे कौन है। दूसरे दिन पेपर पॉट्स स्टार्क की कंपनी में पहुंच जाती है और वो पहुंचते ही अपनी पेन ड्राइव उस कंप्यूटर में लगा देती है और जैसे ही वो कंप्यूटर में लगाती है उसका सारा डाटा सामने आ जाता है और वो डाटा को कॉपी कर लेती है और इस दौरान उसे पता चलता है कि इलीगल काम के पीछे स्टेन का हाथ है और वो सारा डाटा डाउनलोड करके अपने एजेंट के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब पेपर पॉट टोनी स्टार्क को फोन लगाती है स्टेन की सच्चाई बताने के लिए और जैसे ही टोनी स्टार्क फोन उठाते हैं स्टेन वहां आ जाता है और उसको एक मशीन की मदद से फ्रीज कर देता है। टोनी स्टार्क में लगा हुआ नया आर्क रिएक्टर लेके भाग जाता है। अब आप सोचोगे कि हार्वर्ड स्टेन को क्या जरूरत है नया आर्क रिएक्टर लेने की। दरअसल जो आर्मर उसने चुराया है वो आर्क रिएक्टर से ही चलता है, इसलिए वो टोनी स्टार्क का लगा हुआ आर्क रिएक्टर लेके भाग गया। अब इधर टोनी स्टार्क अपना पुराना आर्क रिएक्टर लगा लेता है जो उसने गुफा में बनाया था। इधर हार्वर्ड स्टेन चोरा हुआ आर्क रिएक्टर अपने आर्मर के अंदर लगा लेता है। अब इधर हार्वर्ड स्टेन को गिरफ्तार करने के लिए पेपर पॉट्स आ जाती है। पेपर पॉट्स हार्वर्ड स्टेन को ढूंढ ही रही होती है कि हार्वर्ड स्टेन उस पे हमला कर देता है अपना मार्क 1 पहन के। इतने में टोनी स्टार्क आ जाता है और वो हार्वर्ड स्टेन से लड़ता है, पर टोनी स्टार्क स्टेन के सामने कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि जो उसने आर्क रिएक्टर लगाया होता है वो बहुत ही पुराना होता है। फिर भी वो बहादुरी से और हिम्मत से लड़ता है। अब टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स से बोलता है कि जैसे ही मैं बोलूं वैसे ही बड़ा वाला आर्क रिएक्टर चालू कर देना। अब आयरन मोंगर टोनी स्टार्क को बिल्कुल बीचों बीच फेंक देता है। इतने में पेपर पॉट्स सारे बटन चालू कर देती है उस बड़े आर्क रिएक्टर के। अब जैसे ही आयरन मोंगर मतलब हार्वर्ड स्टेन सेंटर में पहुंचते हैं तो टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स को कह देता है वो बटन दबाने के लिए। वो पेपर पॉट्स बटन दबा देती है। पेपर पॉट जैसे ही उस आर्क रिएक्टर का बटन चालू करती है तो वो आर्क रिएक्टर ऑन हो जाता है और वो इतनी तेज एनर्जी फेंकता है कि उसकी एनर्जी आसमान तक
दिखाई पड़ती है। अब आर्क रिएक्टर की लाइट इतनी पावरफुल रहती है कि हॉवर्ड स्टेन मतलब आयरन मोंगर की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। एजेंट टोनी स्टार्क को बोलता है कि तुम न्यूज रिपोर्टर के सामने ये बोलना कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं था। अब टोनी स्टार्क डिसाइड करता है कि मैं इस आर्मर का नाम आयरन मैन रखूंगा। अब टोनी स्टार्क सभी न्यूज रिपोर्टर के सामने बता देता है कि मैं ही असली आयरन मैन हूँ और वो न्यूज रिपोर्टर ये बात सुन के काफी शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है और हमें मूवी के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है निक फ्यूरी को, जो कि शील्ड का डायरेक्टर है। निक फ्यूरी टोनी स्टार्क को बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ एवेंजर्स की एक टीम बनाने के लिए, क्या तुम वो टीम बनाओगे। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पर रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.9। इस मूवी का बजट था $140 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी $585.8 मिलियन की। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मेरी कमियां भी बताना जिसे मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं।